हेलो हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंस कुमार, कृतिका नायक, नायक नीकू, विशाल राज, अमृत प्रजापत, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पूरा बता दिया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और फिर इस पे जो आए हुए सवाल हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए यार, जब हम ऐसी कोई सीरीज लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ 10 लिखा, यहाँ 13 लिखा, यहाँ 16 लिखा, यहाँ 19 लिखा एंड सो ऑन, तो कहानी ये होती है मेरे दोस्तों कि यहाँ हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। तीन 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 डिफरेंस है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ मैंने लिखा 10, यहाँ मैंने लिखा 20, यहाँ मैंने लिखा 40, यहाँ मैंने लिखा 80, यहाँ मैंने लिखा 160 एंड सो ऑन, तो आप इस सीरीज में देख रहे होंगे कि हर दो टर्म का रेशियो सेम है। ये 1:2 है, ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? 5। और कॉमन रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? तो जवाब होगा E2/A1। तो E2 है 10, A1 है 5, तो कॉमन रेशियो आ गया 2। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो लेते हैं। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस होता था ना, ऐसे यहाँ कॉमन रेशियो है। हिंदी में बोले तो सार अनुपात। सार अनुपात, ठीक है जी। और ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कोई नंबर वाला कोई टर्म चाहिए, जैसे nth टर्म फाइंड आउट करनी क्या है, तो इसका तरीका हो जाएगा A × R⁻n−1। जैसे इस सीरीज की मान लीजिए मैं आपसे कहूं 10वीं टर्म बताइए क्या होगी। इस सीरीज की 10वीं टर्म क्या होगी? तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म में 5, R की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10, 10 में गया 9, तो 5 गुना 2 की पावर 9 होता है 512, तो आंसर आएगा 2560। क्लियर है मेरे दोस्तों? ऐसे मेरे बच्चे, अगर जीपी में आपसे पूछा जाए सम ऑफ n टर्म्स बताइए क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा, तो इसका फार्मूला रहता है A r⁻n−1/r−1। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला A r⁻n−1/r−1। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 1−r⁻n/1 जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो कुल मिला के मेरे बच्चे, ये रहता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सारी कहानी। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है जी। पहला सवाल आई, कह रहा है जी सीरीज का 5वां टर्म बताइए क्या होगा। तो 5वें टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, दैट इज 3। कॉमन रेशियो निकालेंगे, A2/A1, 6/3, दैट इज 2। अब मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि कोई भी टर्म निकालनी हो तो इसका फार्मूला रहता है AR⁻n−1। जैसे मुझे 5वां टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 5 है, तो AR की पावर 5 में गया 4। अब मेरे बच्चों, A की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हुआ 16, 16 थी 48। मतलब इस सीरीज का 5वां टर्म होगा 48। थैंक यू भाई अविनाश कुमार जी। अविनाश जी कह रहे हैं कि सर कॉन्फिडेंस हाई हो जा रहा है। रुमान भाई, शुभम भाई, पंडित विकास अत्री जी, सुल्तान सिंह जी, कपिल शर्मा जी, मोनू भाई, नमस्कार आप सभी को। देखिए जी, और मेरी यार थोड़ी तबीयत है ना, हल्की सी चल रही है इस समय। बाहर घूम के आया हूँ तो शायद वायरस वगैरह पकड़ गया, तो इसलिए क्लास में उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं आपको, लेकिन आप काम चलाना हल्का सा। देखिए यार, ये सीरीज है मेरे बच्चे,
इस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 3 की पावर 0, मतलब सॉरी 3 की पावर 1, माफ करिए 3। कॉमन रेशियो निकालोगे तो A2/A1, 3 की पावर 2 को 3 की पावर 1 से भाग देंगे, 3 आएगा। अब हमसे कह रहा है कि इस सीरीज की जोड़ बताइए। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है जी A r⁻n−1/r−1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे राजा फर्स्ट टर्म है 3, आर की वैल्यू भी 3 है, और 8 टर्म है तो 3 की पावर 8 - 1/3 - 1। अब हमें 3 की पावर 8 - 1 को सोल्व करना है। 3 की पावर 8 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 की पावर 2 -1 की पावर 2। 3 की पावर 4 मतलब 81 का वर्ग -1 का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों A² - B², A² - B² क्या हुआ? तो फिर आप कहेंगे जी फार्मूला होता है A - B A+B। 81 में 1 गया 80, और 81 में 1 जोड़ा 82। तो ये वाली वैल्यू सोल्व होके आ रही है 3 गुना 80 गुना 82, ये वाली। और बटे में 3 में 1 गया 2, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 40 आएगा। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 12 आठे 96 और 2 98। तो आंसर आया मेरे बच्चे 9840, 9840। करिए दोस्त। देखिए मेरे बच्चे, एक कहानी समझिएगा ध्यान से, कि अगर किसी सीरीज में आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, जैसे मान लीजिए मैंने सीरीज ले ली यहां पे 27, 9, 3, 1/3 एंड सो ऑन। तो अगर आप यहां देखेंगे फर्स्ट टर्म में मेरे बच्चे 27, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो A2/A1 9/27 करेंगे तो 1/3। तो आर की वैल्यू 1 से छोटी आ गई। तो मेरे बच्चे अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है ना, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी हम निकाल सकते हैं, अनंत पदों का योग भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का जोड़ भी निकाल सकते हैं। एक्यूरेट तो नहीं निकलता, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में निकलता। उसी का एक फार्मूला बनाया हुआ है अप्रोक्सीमेशन का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का, ए यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - आर। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू है कितनी 27, आर की वैल्यू है 1/3। 27 ऊपर लिखेंगे, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, हाँ है ना। तो राजा आंसर जो आएगा वो आएगा 3 पलट के ऊपर चला जाएगा 81/2। यानी अनंत पदों के योग का सूत्र हो जाता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जोड़ का फार्मूला हो जाता है E/1 - आर। कब? जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। जब जब मेरे बच्चे आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म रहता है E/1 - आर। अब देखिए, यहां ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म है 1, आर की वैल्यू क्या है A2/A1, 1/2/1। तो आंसर आया 1/2। हाँ जी, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट आप।
अब मेरे बच्चे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म बताना है। फार्मूला क्या होता है जी? ए अपॉन वन माइनस आर। तो मेरे बच्चे ए का मतलब एक, आर की वैल्यू वन बाई टू, दो में से गया एक बटे दो, दो पलट के ऊपर ले जाएंगे मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर आएगा दो। यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए जी, ये एक सवाल बताइए। 25 की पावर एक बटे तीन जमा एक बटे नौ जमा एक बटे 27 इन्फिनाइट है। बताओ मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या हो? तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम आप यहां पे एक काम करिए कि आप यहां इस वाली सीरीज को फॉलो करिए। पहले इसे सोल्व करता है। इस सीरीज की फर्स्ट टर्म में वन बाई थ्री, कॉमन रेशियो है मेरे बच्चे ए टू अपॉन ए वन, तो एक बटे नौ गुना में तीन बटे एक, तीन से काटा तीन, तो ये आया वन बाई थ्री। तो मेरे बच्चे अनंत पद है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला हुआ ए अपॉन वन माइनस आर। ए का मतलब वन बाई थ्री, आर का मतलब भी वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री, तीन एकम तीन में गया दो बटे तीन, तीन से तीन कट गया वन बाई टू। हाँ जी, तो इसका मतलब मेरे बच्चे कहानी ये है कि आंसर आया 25 की पावर एक बटे दो। 25 को लिखेंगे 5 की पावर दो की पावर एक बटे दो। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 5। अब आते हैं इस वाले से। पहली में कह रहा है कि if each term of a GP is multiplied by same number, नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो ए जीपी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई मैं कोई नंबर ले लेता हूं दो, अगला मैं ले लेता हूं चार, अगला आठ, अगला बारह, नहीं आठ दूनी सोलह, ये जीपी में है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रेशियो वन इज टू टू, वन इज टू टू, वन इज टू टू, रेशियो सेम है। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सबको एक्स से गुना कर दो यार, तो ये दो एक्स हो जाएगी, ये चार एक्स हो जाएगी, ये आठ एक्स हो जाएगी, ये सोलह एक्स हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं क्या अभी भी रेशियो जीपी में? बिल्कुल है सर, क्योंकि कट के तो वन इज टू टू आया, वन इज टू टू आया, वन इज टू टू आया। इसका मतलब अगर कोई सीरीज जीपी में है और अगर हर एक टर्म को हम नॉन जीरो इंटीजर से गुना करेंगे या नॉन जीरो नंबर से गुना करेंगे, तो जो रिजल्ट भी निकल के आएगा मेरे बच्चे, वो आपका क्या बोलते हैं, जीपी ही होगा। एक बच्चा कह रहा है सर सब समझ में आता है लेकिन फार्मूला समझ नहीं आता। मेरे बच्चे मुख्तार अहमद जी, आपको सच बात ये कि सी सेट के बच्चे हैं तो आपको फार्मूला समझने की जरूरत भी नहीं है कि फार्मूला बना कैसे। ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं सकता, समझा सकता हूँ प्रॉपर, एसएससी वाले बैचेज में एक्सप्लेन भी करते हैं। बट इस स्टेज पे अगर आप वहां चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा आपका, फिर आप भूल जाइए, कम से कम 150 घंटे मैथ ले जाएगा। सेकंड में कह रहा है इफ ईच टर्म
of a GP is divided by same non-zero number, then resulting sequence is also a GP. कह रहा है यदि किसी GP के प्रत्येक पद को एक शून्येतर संख्या से विभाजित किया जाए, जैसे मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32, क्या ये GP है? जी बिल्कुल है। 1:2, 1:2, 1:2। अगर मेरे बच्चे में हर एक टर्म को x से भाग दे देता हूं, क्या ये अभी जीपी है? आप कहेंगे बिल्कुल अभी भी जीपी रहेगी। क्यों? क्योंकि रेशियो तो 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 ही रहेगा। तो यानी दोनों स्टेटमेंट यहां करेक्ट है, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है यदि सतह से टकराने के बाद गेंद अपने पिछले ऊंचाई का 4/5 ऊंचाई तक उठती है और गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगी यदि आरंभ में गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। देखो यार, सवाल में कह रहा है कि सबसे पहले ना 120 मीटर की ऊंचाई से गेंद को नीचे फेंका गया। 120 मीटर की ऊंचाई से गेंद को नीचे फेंका गया। नियम यह है कि हर बार ये अपनी पिछली ऊंचाई का 4/5 हाइट तक उछलेगी। यानी नेक्स्ट टाइम जो मेरे बच्चे ये उछलेगी ना, ये 4/5 हाइट तक ही उछलेगी। यानी 120 का 4/5 गुना 24 5 120, 24 चौक 96, यानी 96 मीटर ही ऊपर उछलेगी। ठीक है, अब यहां आ गई, फिर क्या होगा? अब 96 मीटर ऊपर उछली तो वापसी से 96 मीटर नीचे आके गिरेगी, तो 96 ही नीचे आएगी। फिर से सर नियम वही है कि जितना उछली है ना, इसका 4/5 अब आगे उछलेगी। तो फिर भाई 96 का 4/5 इतना ऊपर उछलेगी और फिर इतना ही नीचे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, और चलते चलते इनफाइनाइट टर्म में ये बिल्कुल स्टिल पोजीशन पे हो जाएगी। आप ये मत सोचना बोल ऐसे ऐसे यहां जाएगी, नहीं, बोल तो यहीं कूदेगी, 1 2 3 ऐसे टप्पा खाते 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 धीरे धीरे यहीं पे हो जाएगी। तो कह रहा है जब ये गेंद पूरी तरह से धीरे हुई तब तक इस गेंद ने कितनी दूरी चली, तब तक इस गेंद ने कितनी दूरी चली। तो देखो यार, 96 गुना 4 गुना 5 को सोल्व करते हैं। 4 से गुना करता हूँ, 4 6 24, 4 निम 36 और 3 39, नहीं वो तो 38, 5 7 35, 3 बचा, और 34 है तो 5 6 30, 5 8 40, यानी यहां मेरे बच्चे 76.8 ऊपर जाएगी और 76.8 ही नीचे आएगी। पक्की बात है? आपने कहा मामला सेट है। अब कहानी को ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं यार, ये गेंद एक बार ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए और फिर ऊपर जाए, इतनी देर में कितनी दूरी चल देगी? तो जवाब होगा कि 120 और 96, 200 और 2 11, 216 मीटर। तो इस सीरीज की पहली टर्म आ गई 216 मीटर। फिर ये गेंद ऊपर से नीचे तक आने में कितनी दूरी चलेगी? यहां से यहां तक आने में वापसी, यानी ऊपर से वापसी ऊपर जाए, यानी ऊपर से नीचे आई फिर ऊपर जाने तक कितनी दूरी चल देगी? तो जवाब होगा 96 जमा 76.8। तो जोड़ेंगे तो 8 6 से 12, 9 और 7 16 और 1 17, 172.8। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आगे, इसी तरीके से मेरे बच्चे आगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार इस सीरीज का मुझे जोड़ निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। फार्मूला हो गया जी क्या? फर्स्ट टर्म 216, कितना आ गया मेरे बच्चे? 216। भाई फार्मूला था A/1 - R। आपने कहा बात तो सही है सर,
इसमें तो कोई दो राय नहीं। ए अपॉन वन माइनस आर, अरे हाँ है ना, ए अपॉन वन माइनस आर। अगर इस सवाल में आर की वैल्यू पूछे तो ए टू अपॉन ए वन करोगे तो यही आएगा 4/5। तो फर्स्ट टर्म होगी 216, 1 माइनस 4/5, तो 216, 5 एकम 5 में 4 गया 1/5, 5 से ऊपर ले जाकर गुना करोगे तो 1080। ये मेरा आंसर हो जाएगा। पेपर में इस सवाल को कैसे करना वो देखिए ध्यान से। पेपर में इतना सब नहीं करना है। पेपर में आपको बस ये देखना है कि भाई सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, और ए से मेरा मतलब है कि एक बार गेंद ऊपर से नीचे छोड़ी जानी और फिर ऊपर जाने में कितनी दूरी चलेगी। तो 120 तो उसने गेंद छोड़ी है, बिल्कुल ठीक है, 120 मेरे बच्चे गेंद छोड़ी है। फिर दूसरा, दूसरा सर नेक्स्ट टाइम कितनी होगी, 120 गुना 4/5, तो निकालेंगे तो यह आएगा 96, तो यह आएगा 216 बटे 1 माइनस 4/5। सोल्व करेंगे वही हमारा आंसर आ था। अब बात करते हैं मेरे बच्चे इसकी शॉर्ट ट्रिक की। देखिए ऐसे सवालों में जब भी गेंद ऊपर से नीचे छोड़ी जाए, जब भी गेंद ऊपर से नीचे छोड़ी जाए और हो के भाई बताइए कितनी देर में या कितना दूरी चलने के बाद या कितनी डिस्टेंस से चलेगी उसके बाद ये जीरो हो जाए, तो आप ये देखा करें कि पहली बार कितनी ऊंचाई से गेंद उछाली गई। तो जवाब 120 मीटर की ऊंचाई से गेंद उछाली गई। और हर बार आपने बाउंस का ए बाई बी बाउंस उछलती है, आपने जवाब दिया हाँ। तो यहां करना क्या है मेरे बच्चे, ऊपर तो मुझे करना है बी प्लस ए और नीचे लिखना है बी माइनस ए, डायरेक्ट मेरा आंसर है। जैसे 120, अब ये था 4/5, तो 4 और 5 का जोड़ 9 ऊपर और 5 में 4 गया 1, तो आंसर आएगा 1080। डायरेक्ट मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। हाँ जी करिए जी। देखिए यार, कहता है आरंभ में गेंद को 540 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंका गया। हर बार ये गेंद अपने लास्ट बाउंस का 2/3 उछलती है, तो ऊपर इन दोनों का जोड़ 3 2 5 और नीचे इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 0, 5 चौक 20, 5 5 25 और 2 27। तो इसका मतलब जब ये गेंद पूरी तरह रुकेगी तब तक 2700 मीटर की डिस्टेंस चल चुकी होगी। ये है मेरे बच्चे सी सैट 2021 का क्वेश्चन, यूपीएससी सी सैट 2021 का क्वेश्चन है, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक बॉय प्लेज विद ए बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कहता है जी 150 मीटर की हाइट से गेंद को नीचे फेंकता है। ये गेंद अपनी हर बार पिछले उछाल का 4/5 उछाल उछलती है। तो बताओ कितनी बार ये टप्पा खाएगी या कितनी बार ये बाउंस करेगी कि इसकी हाइट 50 सेंटीमीटर से कम आ जाए, 50 सेंटीमीटर से कम आ जाए। आइए भाई सुल्तान सिंह जी, तो 150 का मेरे बच्चे 4/5 निकालें, तो पहले स्टेप में तो 120 मीटर आई, यानी 120 मीटर नीचे फेंका ना, 150 मीटर नीचे फेंका, तो पहले स्टेप में तो 120 मीटर ऊपर जाएगी। अब 120 से नीचे आएगी तो उसके बाद कितना उछलेगी, फिर 4/5। तो आप कहेंगे 24×5 120, 24×4 = 96। बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे स्टेप में 96 का 4/5, 96 का 4/5 निकालोगे तो देखो यार, अगर यहाँ 95 होता, दिमाग दौड़ाना, 95 होता तो 19×5 = 95, 19×4 = 76 हो जाता। एक फालतू है, तो एक एक को ऐसे कहने की कह रहा हूं मैं, दिमाग में कैलकुलेशन। तो 4/5 को इससे करेंगे तो 5, 19, 19×4 = 76, तो ये आ गया। और एक को 4/5 से करेंगे तो 0.8, यानी 76.8। अभी भी 50 से नीचे नहीं रही। अब चौथा स्टेप लेंगे जी, 76.8 का 4/5 करेंगे। आओ राजा, 4 से गुना कर लेते हैं, 4×8 = 32, 4×6 = 24 और 3 = 27, 4×7 = 28 और 2 = 30। इसे 5 से भाग देते हैं, तो आप देख रहे हैं यार ये भी वही कहानी बनाएगा। कैसे? 5×5 = 30, 5×1 = 5, 5×4 = 20 और 5×4 = 20। फिर वही कहानी, यही है ना भाई, 5×30, 5×1 = 5, 2 बचा, 2 बचा तो 5×4 = 20 आया, फिर 2 बचा, फिर 5×4 = 20 आया, तो 61.44। अब मेरे बच्चे 61.44 का फिर से 4/5 करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप सीधा सीधा दिमाग ये दौड़ाओ कि अगर मैं यहां 60 लिख लेता तो 60 का 5वां हिस्सा क्या होगा, 12, 12×4 = 48, 12×4 मेरे बच्चे 48। बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, पूरी कैलकुलेशन मत करो। अगर सोचो यहां 60 लिखा होता, 60 का 4/5 करते, तो मेरे राजा मन मन में करते 5 का 12 आता, 12×4 = 48, यानी 48 तो ही आ जाता। और अब बचा कितना है मेरे बच्चे, 1.44। तो 1.44 का 4/5 कर रहे हो, तो 1.44 का 4/5 करोगे तो वैल्यू हर हाल में 1.44 से नीचे ही रहेगी, यानी जोड़ दूंगा तब भी आंसर 49.44 होगा, जबकि उसकी उससे छोटा आना है। और मुझसे सवाल में यही पूछा होता कि 50 सेंटीमीटर से कम हाइट पहली बार कब हो, मतलब कितनी स्टेप के बाद हो जाएगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ही आप पांचवें स्टेप पे जाएंगे, यानी पांचवी बार टप्पा खा के उछलेगी वो, तो उसकी हाइट मेरे बच्चे कम हो जाएगी। और यही मेरे सवाल का सही उत्तर था। आइए राजा, करिए मेरे भाई सवाल को। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है यदि एक आदमी अपने 4 मित्रों को एक पत्र लिखता है,
ये कोई आदमी है, कहता है ये अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखता है और हर एक दोस्त को कहता है कि तुम भी भाई अपने 4 अलग अलग दोस्तों को लेटर लिखो। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले आदमी ने कुल मिला के 4 लेटर लिखे। अब अब ये आदमी भी अगले 4 को लिखेगा, 1 2 3 4, यानी हर आदमी को अब अगले 4 को लिखना है। तो यहां कितने लेटर लिखे गए? 1 2 3 4, 4 8, 4 12, 4 16। तो अगले स्टेप में 16 लेटर लिखे जाएंगे, उससे अगले में 64 लेटर लिखे जाएंगे। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे लेटर लिखे जाते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यार पहले आदमी ने 4 लेटर लिखे, उसके बाद 16, फिर 64 एंड सो ऑन। अब कहते हैं यार इसी प्रक्रिया में काम होता रहा तथा एक पत्र को भेजने का खर्चा 50 पैसे आता है। कहता है एक लेटर को भेजेंगे तो उसका खर्चा 50 पैसे आता है। तो ऐसे अगर 8 दोस्तों या 8 सेट बने, यानी 8 सीरीज इस टर्म में, तो बताओ कितना खर्चा आएगा? तो देखो मेरे बच्चे, फर्स्ट टर्म में 4, कॉमन रेशियो A2/A1, ये भी कितना आएगा जी? 4। तो मेरे बच्चे कह रहा 8 सेट, तो 8 सेट हैं, तो यानी 8 टर्म्स है, तो 8 टर्म्स का जोड़ लगाना होगा। तो फार्मूला होगा A r⁻n−1/r-1। तो ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 4⁸8 - A। अब ध्यान से देखिए, 4, ये 4⁻8 - 1 बटे 4 में 1 गया 3, 4 में 1 गया मेरे बच्चे 3। ये कुल मिला के इन सारी संख्याओं का जोड़ोगे, यानी इतने लेटर लिखे जाएंगे। अब 4⁻8 - 1 निकालते हैं, तो 4⁻8 - 1 में 4⁻8 को लिख लेते हैं 4⁻4 का वर्ग -1 का वर्ग। 4⁻4 कितना होता है जी? 256 का वर्ग -1 का वर्ग। अब मेरे बच्चे फार्मूला लगा देंगे A² - B² का, तो वो होगा A-B 256 - 1 और A+B 256 + 1। तो ये वाली कहानी आएगी 255 और वो आ जाएगी 257। तो हम इस वाली कहानी को लिख देते हैं 4 × 255 × 257/3, यानी इतने लेटर लिखे जाएंगे और हर लेटर को भेजने का खर्चा 50 पैसे है। तो भैया हर लेटर को भेजने का खर्चा ½ रुपया है। अब सोल्व करते हैं। देखो जी, 2 से काटेंगे 2 आ गया, 3 से काटेंगे तो मेरे बच्चे 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। अब भैया जी इनको गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए, है ना। देखो यार, डिजिटल सम पता नहीं मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया, तुमको अभी सिखाएंगे। देखो अभी तो गुना कर लोगे, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 × 17 170 गुना 257 आया अभी के लिए। तो जो बच्चे समझदार हैं, जिनको डिजिटल सम निकालना आता है, वो 7 और 1 8 करेंगे, 7 दोनों 5 बचा, 8 × 5 = 40, डिजिटल सम 4 आया। एक बार बताना डिजिटल सम कराया कि नहीं कराया? आयुष डिजिटल सम कराया इस बैच में? नहीं, कल इसमें डिजिटल सम ही कराना पहले। तो मेरे बच्चे फिर सोल्व करना पड़ेगा अगर डिजिटल सम नहीं हुआ तो। देखो 0, 17 7 119, 11 90 सब में, 17 5 85, 85 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 96, 690। देखो लास्ट में किसके? एक ही ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है।
मेरे बच्चों एक चीज होती है जिसे डिजिटल सम कहते हैं, वो मैं आज आपके बैच में अपलोड करवा दे रहा हूं, उसको पढ़ के आना। देखिए यार, कहता है स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए गिवन स्क्वायर। कहता है एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया गया। ये कोई वर्ग है मेरे बच्चे। कहता है जी इसके मिड पॉइंट्स को मिला के एक नया वर्ग बनाया गया। इसके मिड पॉइंट को इस तरह से मिला के एक नया वर्ग बनाया गया है। ठीक है जी। फिर ऐसे ही इसके मिड पॉइंट्स को मिला के फिर से एक नया वर्ग बना दिया, और इसी तरीके से आगे इनफाइनाइट रूप से चलते चले जाना। समझ तो गए होंगे आप कैसे कैसे बनता है ये, ऐसे। और कहता है अनंत पदों तक बनता रह रहा है। तो बताइए इस प्रकार बने अनंत वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ दीज इनफाइनाइट स्क्वेयर्स। तो ऐसे सवालों में देखा करो ध्यान से ये, कि जो पहला वाला वर्ग है ना, अगर ध्यान से देखोगे बाबू, तो जो पहले वाला वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो पहले वाले वर्ग का एरिया हो जाता है साइड का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16। अब आप ये जानते हो कि ये मिड पॉइंट है सर, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये साइड 2 आएगी, ये भी साइड 2 आएगी। ये रेक्टेंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये लेंथ निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये 2√2 आएगी। तो मतलब जो ये वर्ग बना है इस वर्ग का भी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे जी, साइड का स्क्वायर, तो 2√2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4√2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8। यानी जो अगला वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल 8। अब दिखाई दे रहा है आधा हो रहा है, तो अगले का 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1/2 होगा, एंड सो ऑन। अब कह रहा है अनंत पदों का योग ज्ञात करिए। फार्मूला होता है a/1 - r। ए की वैल्यू 16 है, आर की वैल्यू 1/2 है। एक में से 1/2 गया मेरे बच्चे, 1/2, 2 पलट के ऊपर ले जाएंगे, 32 मेरा राइट आंसर। यानी इस तरह से बने सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मेरे बच्चे 32 होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे फ्रैक्शंस पर। देखो यार, फ्रैक्शन कितने तरीके की होती है, भिन्न होती है। ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे अंश कहते हैं हिंदी में, और इसे हर कहते हैं मेरे बच्चे। यहां मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि कैसे हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो कुछ छोटे छोटे बेसिक लॉजिक है वो समझ लेते हैं। अगर मेरे बच्चे किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम मेरे बच्चे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। क्या कहलाती? उचित भिन्न। ठीक है जी। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? जब न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो हम इसे एक इंटीजर या एक नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 5/2/3। तो ये मेरे बच्चे कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आगे इसी में आएगा तो वहां समझाऊंगा भी। अब आजिए आगे। अब हम सीखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शंस में कंपैरिजन कैसे करते हैं, या आज यूं करते हैं, इतने ही रखते हैं। आज उतनी हालत है नहीं कि उतने मन से बताऊं, आज फ्रैक्शन को ही छोड़ दो। फ्रैक्शन से पहले तक का कर लो, इतना आप करके आना जीपी तक का, फिर आगे कराऊंगा। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। मैं डिजिटल सम की एक वीडियो डाल रहा हूं अभी बैच में, उसको एक बार प्लीज पढ़ के आना, फिर कल इससे आगे बढ़े। थैंक यू मेरे बच्चे।